कार्टेगनर सिंड्रोम जो होता है ना, उसमें क्या होता है, तो ये आपके पेज नंबर 194 पे भी लिखा हुआ है और 509 पे भी लिखा हुआ है इसके बारे में, और दोनों में लिखा है। इसमें क्या होता है, आपने इसको कहाँ देखा था? एक्चुअली वी डिस्कस्ड इट इन द इंट्रोकोइनल पॉलिप की कॉज थी ना ये। तो इसमें हो क्या रहा है, दोनों में देखें ब्रोंकिक्टेसिस हो रही है, स्टेरिलिटी हो रही है, क्रोनिक साइनोसाइटिस हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा साइटस इन्वर्सस हो रहा है, सीलियरी मोटिलिटी जो डिस्टर्ब हो जाती है ना इसमें, और उसकी वजह से जब सीलियरी मोटिलिटी ख़राब हो जाएगी तो ऑब्वियसली ब्रोंकिक्टेसिस हो जाएगा, सारा म्यूकस प्लग हो जाएगा, स्टेरिलिटी हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे भी सीलिया मूव नहीं करेंगे, और क्रोनिक साइनोसाइटिस तो हो गई, जिसकी वजह से जो है वो इंट्रोकोइनल पॉलिप सॉरी ये बन जाता है ना, पॉलिप हमारा पॉलिप्स बन जाते हैं। अच्छा, उसके बाद साइटस इन्वर्सस होता है, सीलियरी डिस्कस कैनिसोस, लेकिन क्लेफ्ट पैलेट का तो कोई काम ही नहीं है सीलिया ख़राब होने की वजह से, ठीक है, वो तो होता ही कंजेनिटल है। फिर आता है पॉट्स पफी, पेज नंबर है आपका 223 और 224, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया हुआ है ऑस्टियोमाइलाइटिस में कि सबसे मोस्ट कॉमन जो इसका पहले एमसीक्यू आता होता है कि मोस्ट कॉमन जो ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है ना, वो हमारे फ्रंटल साइनस का होता है, एडल्ट्स के अंदर होता है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने आगे करके लिखा हुआ है कि पस जो होती है वो इकट्ठी हो जाती है ना उसमें, तो पेरियोस्टियम को लिफ्ट ऑफ कर देती है, ठीक है। पेरियोस्टियम जो है उसके नीचे जब वो सारी पस इकट्ठी हो जाती है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सॉफ्ट डफी स्वेलिंग बन जाती है वहाँ पर, जिसको हम कहते हैं पॉट्स पफी ट्यूमर, ठीक है। मतलब पेरियोस्टियम से याद रखें, पेरियोस्टियम के नीचे पस जमा हो गई है और उसकी वजह से जो स्वेलिंग बन रही है उसको कहते हैं पॉट्स पफी ट्यूमर, एंड इट इज़ इन द केस ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ द फ्रंटल बोन ड्यू टू द फ्रंटल साइनस इन्फेक्शन, ठीक है। तो पायोजेनिक इन्फेक्शन ऑफ द फ्रंटल साइनस इज एक्चुअली द पॉट्स पफी ट्यूमर। फिर आता है कि मोस्ट कॉमन जो मेलिग्नेंसी होती है एड्स पेशेंट्स पे वो कौन सी होती है, तो केपोसी सार्कोमा होता है ना, ये तो आपको वैसे भी आना चाहिए, हमने आई में भी डिस्कस किया था कि एड्स के पेशेंट्स में जो है केपोसी सार्कोमा होता है, और अगर आपने ब्लड पैथोलॉजी पढ़ी है तो उसमें भी केपोसी सार्कोमा के साथ मिलके हमारा एड्स जो है वो काम कर रहा होता है, मतलब कि एड्स में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है ना पेशेंट्स, तो केपोसी सार्कोमा होने के बहुत चांसेस होते हैं। फिर आता है कि 25 ईयर्स ओल्ड गर्ल है और उसको फीवर है, पेन है, लॉकजॉक है, स्वेलिंग बिलो द एंगल ऑफ मैंडिबल, मींस लुडविग्स एंजाइना टाइप है ना, डेंटल एक्सट्रैक्शन के बाद हो गया। कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो पेज नंबर 297 पे इन्होंने बैक्टीरियोलॉजी लिखी हुई है, ये आपका यूक्यू भी है कि इसमें एरोब्स और एनारोब्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें भी हैव द स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं, अल्फा हेमोलिटिक, तो अल्फा हेमोलिटिक, उसके बाद हमारे स्टेफिलोकोकस हैं, उसके बाद बैक्टीरियोइड्स हैं। तो अल्फा हेमोलिटिक में आपको पता है कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? विरिडेंस होता है, न्यूमोनियोकोकस होता है, ठीक है। अब जो विरिडेंस होता है आपने पढ़ा होगा कि डेंटल सर्जरी के बाद एंडोकार्डाइटिस भी करवाता है, तो ये ज़्यादातर हमारी ओरल कैविटी पे बैठा होता है विरिडेंस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? विरिडेंस होगा, ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है, डेंटल इन्फेक्शन जो होता है, डेंटल एक्सट्रैक्शन के बाद जो एंगल ऑफ मैंडिबल पे स्वेलिंग होगी, दैट विल बी ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, ठीक है। फिर आता है पेज नंबर 507 पे, आप देख लें, उस पे आपको लिखा हुआ है बुरहेव सिंड्रोम, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखें आपने अगर जीएटी में भी पढ़ा हो कि क्या होता है कि जब पेशेंट्स के एकदम से फोर्सफुल वॉमिटिंग होती है ना, बहुत ज़ोर से वॉमिटिंग होगी, तो वो जो एसोफेगस वगैरह उसकी वॉल्स के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा, वो रप्चर हो जाएंगी, और जो वॉमिटिंग है ना वो बहुत तेज़ी से जो वो आएगी, तो जो रप्चर हो जाएंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, एसोफेगल रप्चर की वजह से एसोफेगस के अंदर से सारी जो चीज़ें हैं ना वो बाहर की तरफ आ जाएंगी, ठीक है। मतलब बाहर मीन्स के अंदर अंदर की तरफ से बाहर आ जाएंगी, ठीक है। और फिर हमारे लंग्स जो होंगे उनके ऊपर उनके अंदर प्लूरल इफ्यूजन हो जाती है इस केस में, ठीक है। तो 50 ईयर्स ओल्ड मेल है, उसने बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाया और उसके बाद ड्रिंक से बहुत ज़्यादा पी, जिसकी वजह से उसको बहुत स्वीयर वॉमिटिंग हुई, उसके बाद उसको चेस्ट पेन स्टार्ट हो गई और वो बेहोश हो गया। अब एक्सरे में हमें नज़र आया कि हाइड्रोन्यूमोथोरक्स था, मीन्स दैट सम काइंड ऑफ एयर सम काइंड ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी हमें नज़र आया। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही होगा ना कि वो उसकी एसोफेगस रप्चर हो गया, बुरहेव सिंड्रोम हो गया, ठीक है। अब ये जो बुरहेव सिंड्रोम होता है ना, इसमें एक्चुअली ये होता है कि इसमें मैलोरी वीज सिंड्रोम की वजह से ये हो सकता है ना। मैलोरी वीज सिंड्रोम क्या होता है? जिसमें एसोफेगस में लैसरेशंस आती हैं, चोट लग जाती है एसोफेगस में। बोरहेव में क्या है कि वो बिल्कुल रप्चर हो जाएगा, ये डिफरेंस होता है मैलोरी वीज में। और मैलोरी वीज में जस्ट हमारे पास क्या होता है कि वहाँ पे लेसरेशंस होते हैं। फिर आ जाता है आपके पेज नंबर 245 पे, ठीक है, खोल लें। 48 ईयर्स ओल्ड डायबिटिक लेडी है, उसको फीवर है, पेन है थ्रॉट में। एग्जामिनेशन जब हमने ओरल कैविटी की तो उसमें हमें फाउल स्मेलिंग मेम्ब्रेन मिली इंटरडेंटल पेपिले में, ठीक है, बहुत गंदी सी मेम्ब्रेन बनी हुई थी। तो वो किसने बनाई है?
एक तो हमने जब डीडीज़ पढ़े थे मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस के, वहाँ पे भी हमने विंसेंट्स एक एंजाइना पढ़ा था ना, तो ये उसी उसी बैक्टीरिया की वजह से होता है, स्पायरोशीट की वजह से बुरीलिया विंसेंटाई होता है। ये हमारे, मैंने बताया भी था कि ये एक्चुअली जिंजिवाइटिस करवाता है, मीन्स इंटरडेंटल पेपिले जो होते हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करवाता है, और दूसरा ये कि मेम्ब्रेन्स बनाता है, ये फाउल स्मेलिंग किस्म की ना, तो ये बुरीलिया विंसेंटाई होगा। और इसका नाम क्या होता है? विंसेंट इन्फेक्शन या एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। अब आता है कि इन द पेशेंट विद द पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड, जो आपने पढ़ा होगा एंडो में, पैथो में, तो उसमें ट्यूमर साइज़ जो है 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया ना। अब आप क्या करोगे? अब ये आपके पेज नंबर 376 पे इसका ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। उन्होंने कहा अगर 1.5 सेंटीमीटर से छोटा होगा तो आप उसकी लोब्स रिमूव करोगे, इस्टमस को रिमूव करोगे। अगर थायराइड के अंदर अंदर ट्यूमर है 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का, तो लोबेक्टमी करोगे और उसमें भी इस्टमस रिमूव करोगे। अगर ग्रॉस डिजीज़ है तो फिर आप टोटल या नियर टोटल थायरॉयडेक्टमी करोगे, मतलब पूरा थायरॉयड रिमूव करोगे, ठीक है। और इसी तरह उन्होंने बताया हुआ है। अब यहाँ पे जो है हेमी थायरॉयडेक्टमी आप नहीं करते होते, फिर अकेली आयोडीन थेरेपी जो है वो आप कहीं भी नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद आता है कि टोटल थायरॉयडेक्टमी एंड बायलेटरल एंटीरियर नेक डायसेक्शन, ये भी नहीं आप कर रहे, और ये भी नहीं आप कर रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि इन्होंने बताया हुआ टोटल थायरॉयडेक्टमी फॉलोड बाय आयोडीन 131 थेरेपी, मीन्स कि आप इसको आयोडीन से ट्रीट करोगे, और बाकी ये है कि थायराइड जो है उसको रिमूव कर दोगे, ठीक हो गया। तो ये आप वहाँ पे लिख लें, इसका आंसर ये होगा। उसके बाद इन एडल्ट हु प्रेजेंट्स विद कंसिस्टेंट विद द एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, ठीक है, क्या है उसको? एक्यूट एपिग्लोटाइटिस है। तो बेस्ट क्लिनिकल असेसमेंट टूल ब्लड कल्चर तो नहीं हो सकता, और इसके अलावा जो है डायरेक्ट लोरेंजियोस्कोपी जो है ये भी इतनी अच्छी नहीं होती ना, मतलब कि पॉसिबल ट्रेकियोस्टमी, मतलब कुछ हम इसको कह सकते हैं। लेकिन आईवी एंटीबायोटिक्स एंड ऑब्जर्वेशन, क्लिनिकल असेसमेंट करनी है ना आपने, अभी देखना है, असेस करना है उसको, तो हम उसको देखना है अभी, तो ये भी थोड़ा सा डाउटेड लग रहा है। अच्छा, लेटरल सॉफ्ट टिश्यू एक्सरे में आपको क्या नज़र आता है? एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में थंब साइन नज़र आता है, ठीक है। अब जो वहाँ पे लेटरल सॉफ्ट, इसके जो चैप्टर में मतलब लिखा हुआ है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस के, वो यही लिखा हुआ है कि इनडायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी हम नहीं करते होते, क्योंकि उसमें ये होता है कि बच्चे को वो नहीं करवा पा रहा होता ना, इतनी दर्द होती है और इस तरह से टॉक्सिक स्टेट में आया होता है, तो फिर हम जो इनडायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी नहीं कर पाते, उसके लिए फिर हम इंट्यूबेशन स्पेशलाइज किस्म की करते हैं, जिसमें हम उसको देखेंगे कि स्ट्राइडर के चैप्टर में लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल फाइब्रो ऑप्टिक लेरेंजियोस्कोपी हम करते होते हैं। टॉपिकल एनेस्थीसिया से आउटडोर प्रोसीजर होता है ये, इसमें हमें सारा जो नेज़ोफेरिंक्स, नोज़, लेरिंक्स सारा कुछ नज़र आ जाता है, और इसे हम डायग्नोज कर सकते हैं कोई भी एबनॉर्मलिटी को। तो फ्लेक्सिबल फाइब्रो ऑप्टिक लेरेंजियोस्कोपी जो है ये कुछ हद तक ठीक लग रहा है, लेकिन कह रहे हैं वो यही ठीक है, अब कहते हैं चलो मान लेते हैं फिर, क्योंकि बुक में एग्जैक्ट लाइन इस तरह की कोई भी नहीं लिखी हुई ना। अब ये होता है कि एक्यूट एपिग्लोटाइटिस है, हमने उसी वक्त चेक करना है, तो फिर हमें एक्सरे लेते हुए ज़्यादा टाइम आई थिंक लग जाता है, तो फिर हमने उसी टाइम चेक करना है, तो फिर हम फ्लेक्सिबल फाइब्रो ऑप्टिक लायरेंजियोस्कोपी ही करेंगे। वो कह रहे हैं कि इसको परफॉर्म किया जाना चाहिए एक ऑपरेटिंग रूम में, जहाँ पे हम स्पेशल सेटिंग और लेरेंजियोस्पेज़म को अवॉइड करके करें, तो इसमें हमें क्लियरली नज़र आ जाता है सुपरग्लॉटिक स्ट्रक्चर्स की एडेमा और कंजेशन, एज यू कैन सी हेयर। तो इसके लिए हम फाइब्रो ऑप्टिक लेरेंजियोस्कोपी ही करेंगे। इसे अपनी बुक पे लिख लें 327 पेज पे, ठीक है। अब पेज नंबर खोल लें 345 और 346, ठीक है। अब ये देखें, आपको 61.8 फिगर में दिखाया हुआ है पेपिलोमा बना हुआ है लेरेंक्स के ऊपर, ये एक्चुअली ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से बन जाता है। इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, जुवेनाइल होता है और एक अडल्ट होता है, ठीक है। जो जुवेनाइल होता है वो एक्चुअली मदर के अंदर अगर विजाइना में है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस था, तो वो ड्यूरिंग बर्थ, ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होता है, बच्चे में चला जाता है, उसके लेरेंक्स में जाके ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो 6 और 11 टाइप्स की होती हैं, वो जाके ये पेपिलोमास बना देते हैं, एज यू कैन सी इन द फिगर, ठीक है। अब ये जो होता है इसका ट्रीटमेंट इन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें हम माइक्रो लेरेंजियोस्कोपी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र एक्सीएन करते हैं, अगर वो हमारे पास ना हो तो माइक्रोस्कोप विद कप फॉरसेप्स या डिब्राइटर यूज़ करते हैं, अगर वो भी हमारे पास ना हो तो हम इंटरफेरॉन अल्फ़ा 2A भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसके जो है क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि 13 सिस रिटिनोइक एसिड भी यूज़ होता है, लेकिन उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो एसाइक्लोविर तो हमने कहीं भी यूज़ नहीं किया, पेपिलोमा के लिए हमने क्यों करना है, ये हर्पीस के लिए होता है। इंटरफेरॉन हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ट्रेकियोस्टमी हम इसमें जब करते हैं ना,
तो कहते हैं जिनकी ट्रेकियोस्टमी होती है उनकी फिर जो ये स्प्रेड कर जाता है पे कैंसर, ठीक है। तो ये स्प्रेड कर जाता है। फोटोडायनेमिक थेरेपी कहीं भी हमने देखा तो कार्बन डाइऑक्साइड, लेजर, एक्सियन इसका आंसर होगा। तो ये आप नोट कर लें वहाँ पे MCQ। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस ऑफ इन द 4 year old चाइल्ड परसिस्टेंट होर्सनेस क्या होगी? 4 साल का बच्चा है। पेपिलोमास तो नहीं हो सकते, ये या तो बर्थ पे होते हैं या 30 to 50 ईयर्स पे एडल्ट ऑनसेट होता है, ये नहीं हो सकते। पैरालिसिस एज सच नहीं है, ठीक है। लेरेंजाइटिस एज सच नहीं होगा, इन्फ्लेमेशन होती है लेरेंस की। अच्छा जो ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स भी नहीं होगा। इसमें वोकल कॉर्ड नोड्यूल्स होंगे। पेज नंबर 343 पे लिखा हुआ है कि सॉलिड नॉन न्यूप्लास्टिक में वोकल नोड्यूल्स की पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन है कि दे आर सीन इन द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हु आर टू एजर्टिव एंड टॉकेटिव। तो उनमें क्या होता है, वोकल कॉर्ड नोड्यूल बन जाता है। मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट शुड बी परफॉर्म द पेशेंट सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग पोस्ट रेडिएशन कॉन्ड्रोनेक्रोसिस ऑफ द लेरिंग्स इज। इसमें यही होता है कि जो लेरिंग्स होता है ना, उसकी अगर हम करते हैं पोस्ट रेडिएशन थेरेपी, मतलब रेडिएशन थेरेपी करते हैं। रेडिएशन थेरेपी की वजह से क्या होता है कि जो लेरेंजियल कार्टिलेजेस होती है ना, उनकी नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है। तो अगर हमें सस्पेक्ट कर रहे हों कि कार्टिलेज की नेक्रोसिस हो रही है तो हम क्या करते हैं कि हम बायोप्सी लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? लेरेंजियल बायोप्सी। आप नोट कर लें अपनी बुक पे, बिकॉज मुझे इसका एग्जैक्ट जो है ना पता नहीं चला कि कहाँ पे ये प्रेजेंट है। उसके बाद कहते हैं कि द मोस्ट डेफिनेटिव टेस्ट फॉर इस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉरेन बॉडी इन द अपर एरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज़। अगर हमारी फॉरेन बॉडी जो है वो अपर रीजन में है, ठीक है, मतलब कि अपर एरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब जहाँ से एयर और हमारी फूड जा रही है उसके अपर रीजन में है, तो हम इजीली उसको एंडोस्कोप से जल्दी जल्दी देखेंगे ना कि कहाँ पे पड़ी हुई है। एक हेयर ये पड़ी हुई एंडोस्कोप से हमें नज़र आ गई है, सिंपल सी बात। तो इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट एंडोस्कोपी हम करेंगे। 51 ईयर्स ओल्ड मेल है और उसको पेनफुल टंग है, टायर्डनेस है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस है और स्मूथ रेड टंग है। कोइलोनिकियाज उसको नहीं है, मींस आयरन डेफिशिएंसी नहीं है। तो अब सिंगल सेल टाइप जो आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी? ओवल मैक्रोसाइट्स मिलेंगे। क्यों? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, इसमें मेगलोब्लास्ट होते हैं और मैक्रोसाइट्स हमें मिलते हैं ब्लड में, ठीक है। सो वुमेन हैज़ अ प्ल्यूमर। अब जो है वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, मतलब पैरोटिड ग्लैंड के पास से एक रेट्रोमेंडिबुलर वेन गुजर रही होती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी गुजरी होती है और एक फेशियल नर्व गुजर रही होती है ना। तो अब वो कह रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसको सर्जन को करना चाहिए अगर वो पैराटाइड ग्लैंड रिमूव कर रहा है ना, तो उसको फिर रेट्रोमेंडिबुलर वेन जो है ना उसको ज़रा अवेयर होके गुजरना चाहिए वहाँ से, ठीक है। तो रेट्रोमेंडिबुलर वेन होगा इसका। उसके बाद वेरिशियस कार्सिनोमा ऑफ द बक्कल म्यूकोजा। अब इसका जो है पेज नंबर 254 पे लिखा हुआ है बक्कल म्यूकोजा का जो कैंसर है, और उसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि ये विरूशियस कार्सिनोमा भी हो सकता है, जिसमें एक्चुअली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, क्रेटिनाइजेशन होती है और ग्रॉस अपीयरेंस में ना, तो ये उसकी फॉर्म होती है। और उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि ये टोबैको च्यूइंग के साथ एसोसिएटेड होता है और ये है कि ये एक्सटेंड करता है आगे की तरफ, मतलब स्किन की तरफ आ जाता है और स्प्रेड करता है डीपली और ये सब कुछ ना। और इसके अलावा ये है कि इसकी ये इस तरह के कोई फीचर्स इन्होंने नहीं बताए हुए, और ये बताया कि जिंजिबो बक्कल जो म्यूकोज़ा होता है वहाँ पे इसकी जो है पसंदीदा जगह होती है। लेकिन बुक पे वैसे साइट ऑफ ओरिजिन इसका ये लिखा हुआ है कि मोस्ट कॉमन साइट इज़ द एंगल ऑफ माउथ, ठीक है। तो इट मे ऑल्सो राइज फ्रॉम द बक्कल सल्कस, ठीक है, जहाँ पे हम रखते हैं। तो इसका यही होगा जिंजिबो बक्कल कटर इन्होंने किया हुआ है, तो ये कर लेंगे। 12 years old boy develops acute tonsillitis और फिर उसे कान में दर्द होना शुरू हो गई है। तो कौन सी नर्व होती है जो एक्चुअली इन दोनों में सप्लाई कर रही होती है? तो मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली वी हैव द ओरोफेरिंग्स में जो नर्व होती है वो ग्लॉसोफ्रेंजियल होती है, ठीक है। नेजोफेरिंग्स में कौन सी थी? ट्राइजेमिनल। और जो नीचे थी वो कौन सी थी? वेगस थी, ठीक है। 7 years old boy हैज़ recurrent 5 episodes of the acute tonsillitis, 2 सालों से हुआ है। और पेरेंट्स एंड हिज स्कूल चिल्ड्रन आर वरीड अबाउट हिज पुअर हेल्थ एंड पुअर परफॉर्मेंस। एज भी उसका कम हुआ है, TLC उसका जो है वो थोड़ा सा कम है, मतलब ऑलमोस्ट ठीक ही है। तो चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। तो आप क्या करेंगे? तंग किया हुआ है ना उसके टॉन्सिल्स ने, तो टॉन्सिलेक्टमी करेंगे, ठीक है।
19 years old patient has maxillary bacterial sinusitis for the last 27 days, not responding to the appropriate medications including antibiotic. तो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में हमें क्या मिला है, हेजीनेस मिली है, ठीक है। बेस लाइन लैब इन्वेस्टिगेशंस आर इन द नॉर्मल लिमिट्स। तो अब आप क्या करेंगे ना, अब वो कह रहे हैं कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स को। तो एक्यूट मैक्सिलरी साइनसाइटिस का अगर पेज खोल के देखें तो उसमें यह है कि अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, एंटीहिस्टामीन्स वगैरह इसमें कोई काम नहीं है, तो हम एंट्रल वॉश आउट करते हैं, ठीक है। तो दवाइयों से अगर काम नहीं करता चलता तो हम एंट्रल वॉश आउट करते हैं उसके लिए, ठीक हो गया। और ये हमने पहले भी देखा था। 13 years ओल्ड मैन पेशेंट अंडरवेंट टॉन्सिलेक्टमी, 7 दिन हुए हैं, उसको स्वेयर पेन शुरू हो गई है थ्रोट में, फीवर है, ओडाइनोफेजिया है, मीन्स के खाते हुए दर्द हो रही है गले में, खाया नहीं जा रहा दर्द से, लॉस ऑफ एपिटाइट, ब्लीडिंग, पेल है, इल लुकिंग है, टॉक्सिक है, उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो गया है, बेस लैब इन्वेस्टिगेशंस में ल्यूकोसाइटोसिस मिला है। तो अब देखें कि ये हेमरेज वगैरह तो कोई भी नहीं होगा ना, इस तरह के सिम्टम्स में हेमरेज वगैरह तो नहीं हुआ होता, अनीमिया वगैरह के साथ वो आएंगे, इस तरह से अनीमिया भी नहीं, ये कि ब्लड लॉस के साथ आएंगे ना, और इस तरह से मतलब थके हुए होंगे, इस तरह फटीग वगैरह भी होगी। टॉन्सिलाइटिस जो है ये, अब टॉन्सिलाइटिस कैसे होगा, टॉन्सिल ही रिमूव हो गया। तो फ्रेंजाइटिस किस तरह से है कि पेशेंट को गले में दर्द है, ठीक है, और फीवर है, और खाया नहीं जा रहा, एपेटाइट लॉस हो गई है, ब्लीडिंग हो रही है नोज़ एंड थ्रोट से, पेल है, इल लुकिंग है, तो ये सारा फ्रेंजाइटिस की तरफ जाएगा। फीवर है, मतलब कोई इन्फ्लामेशन हो गई है ना गले में उस वजह से, तो फ्रेंजाइटिस होगा इसका आंसर। 14 years ओल्ड बॉय प्रेजेंट विद हाई ग्रेड फीवर है, सीवियर पेन है थ्रोट में, डायनोपेजिया है 50 घंटे से। एग्जामिनेशन में टॉन्सिल्स जो है स्वॉलन है, कंजेस्टेड हैं, और पस है क्रेप्ट्स में, और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ज़्यादा हुआ है, न्यूट्रोफिल्स भी ज़्यादा हैं, लिम्फोसाइट ज़्यादा हैं। तो अब आप एंटीबायोटिक जो है वो कौन सी दोगे, एमोक्सिसिलिन दोगे और क्लेवोनेलिक एसिड दोगे, ठीक है। लेकिन इसका ये होता है कि आपकी बुक में जो इसका ट्रीटमेंट लिखा हुआ है 293 में अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है कि मोस्टली जो इन्फेक्शंस होते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होते हैं, तो हम बेंजाइल पेंसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस रखते हैं, और अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर हम जो है वो एरिथ्रोमाइसिन यूज़ करते हैं ना। तो फिर इसका आंसर आई थिंक सो बेंजाइल पेंसिलिन होना चाहिए ना, एमोक्सिल और क्लेवोनेलिक एसिड नहीं होना चाहिए। 20 years ओल्ड आयरिश गर्ल प्रेजेंटेड विद हाई ग्रेड फीवर, सीवियर पेन इन थ्रोट, डायनोफेजिया 4 दिनों से है, उसके टॉन्सिल्स स्वॉलन है, कंजेस्टेड है, मेम्ब्रेन्स हैं स्लफ, मेम्ब्रेनस स्लफ एंड इन लार्ज लिम्फ नोड्स। तो अब क्या होगा, डिफ्थेरिया होगा, ठीक है, सारी वो डिफ्थेरिक फॉशल डिफ्थेरिया हुआ है उसको, क्योंकि मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आप आ जाएँ पेज नंबर 446 पे, वहाँ पे एक फिगर बनी हुई है 77.3, वो अगर आप देखें तो वो एक्चुअली क्या होती है, थायरोग्लॉसल सिस्ट होती है, बिल्कुल गर्दन के दरमियान में आपको एक सिस्टिक सी स्वेलिंग नज़र आ रही है, ये एक्चुअली थायरोग्लॉसल सिस्ट होती है। आपको पता है हमारा जो थायरॉयड ग्लैंड होता है वो पहले ऊपर की तरफ होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता एम्ब्रियोलॉजिकल जब उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है एम्ब्रियोलॉजिकली, तो फिर वो नीचे आ जाता है ना, और फिर नीचे आके अपनी जगह पे फिक्स हो जाता है। तो अब ये जब इसकी जो डिसेंट सही तरह से नहीं होती ना, तो फिर वो पीछे एक सिस्टिक से स्वेलिंग रह जाती है, ठीक है, दरमियान में ही ना, तो उसको कहते हैं थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट। तो पीछे लिखा हुआ है 445 पे कि ये सिस्टिक मिडलाइन स्वेलिंग होती है, किसी भी एज में हो सकती है, और ये है कि नीचे लिखा हुआ है कि इसकी ना अटैचमेंट होती है हमारी फोरामेन सीकम जो टंग की बेस पे होता है ना उसके साथ, जिसकी वजह से जैसे ही हम टंग अपनी बाहर निकालते हैं साथ ही ये जो होती है ना ये मूव करती है, तो इस तरह से ना इसकी अपेरेंस होती है। तो इस यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि 11 years ओल्ड है, ठीक है, ज़्यादातर बच्चों में होता है, ठीक है। और जो है मिड लाइन उसके अंदर स्वेलिंग है, नॉन सिम्टोमेटिक है, फ्लक्चुएंट है, हिल रही है, नॉन टेंडर है, दर्द नहीं हो रही उसे, मोबाइल है विद स्वेलोइंग, ठीक है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट थिंग इन प्रोट्रूजन ऑफ द टंग, कि जैसे ही हम खाना खाते हैं या टंग को बाहर निकालते हैं तो ये जो है मोबाइल होती है, हिलती है, ठीक है, और बाकी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये क्या होगी, थायरोग्लॉसल डक्ट की सिस्ट होगी, ठीक है। उसके बाद सुपीरियर लेरेंजियल नर्व जो होती है उसे कौन सा वो किसको सप्लाई करिए, तो सुपीरियर लेरेंजियल जो है वो एक्सटर्नल होती है और इंटरनल होती है ना,
तो इंटरनल तो वैसे ही सेंसरी होती है, मैंने आपको बताया था, और एक्सटर्नल जो होती है ये एक्चुअली हमारे क्रीकोथायरॉयड को सप्लाई करी होती है, बाकी सबको करंट लगी होती है, ठीक है। तो रिकरेंट थायराइड बाकी सबको सप्लाई करे होंगे, और क्रीकोथायरॉयड को सुपीरियर लेरेंजियल की अगर पूछा जाए तो एक्सटर्नल लेरेंजियल ब्रांच सप्लाई करती है। टोटल लेरेंजेक्टमी वाज परफॉर्म्ड इन द 55 years old मेल पेशेंट फॉर एक्सटेंसिव कार्सिनोमा ऑफ द लेरेंक्स। और अब कौन सी प्रॉब्लम जो है वो एक्सपीरियंस करेगा, मिक्चुरेशन, डेफिकेशन एंड वेट लिफ्टिंग में सारी स्ट्रेनिंग फोर्सेस जो होंगी ना उसमें प्रॉब्लम आएगी पेशेंट को। रास्ता तो हमने बना दिया ब्रीदिंग उसकी जो है वो उसके लिए ना, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस ये है कि उसका एक ये वाले स्ट्रेनिंग प्रोसीजर्स में खराबी आएगी। 18 years old मेल पेशेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हैड अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट प्रेजेंट्स विद अ supraglottic hematoma. He has also noisy breathing और स्ट्राइडर। तो अब स्ट्राइडर का क्या होगा? पेज नंबर 334 पे एक डायग्राम बनी हुई है जो मैंने आपको बताई भी थी 59.3। उसमें देखें कि जो सुप्राग्लॉटिक चीज़ें होती हैं और फेरेंक्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी वहाँ पे जो स्ट्राइडर होगा वो इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर होगा, ठीक है, सांस लेते हुए आवाज़ आएगी। जो ग्लॉटिस, सब ग्लॉटिस और सर्वाइकल ट्रेकिया होगा वहाँ पे बायफेजिक होगा, और जो थ्रेसिक और ट्रेकिया, थ्रेसिक ट्रेकिया और ब्रोंकाई में स्ट्राइडर होगा तो वो एक्सपायरेटरी होगा। तो यहाँ पे क्योंकि सुप्राग्लॉटिक है ना हीमाटोमा, तो इस वजह से कौन सी होगी? इंस्पायरेशन, ठीक है, इंस्पायरेशन में आएगा। ट्रेकियोस्टमी हमने की और उसमें हमने क्या किया कि डबल ल्यूमेन ट्यूब डाली, आउटर एंड इनर ट्यूब, ठीक है। और इसका एडवांटेज क्या होता है? ट्रेकियोस्टमी ट्यूब हम क्यों डालते हैं? ताकि जो भी सिक्रीशंस अंदर जमा हो रही हैं उनको बाहर निकाला जाए रेगुलरली, ठीक है, क्योंकि ऐसे वो अंदर सिक्रीशन जमा होती जाती है ना, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। क्लीनिंग ऑफ द रिटेन्ड सिक्रीशन इज़ ईजियर, ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं ट्रेकियोस्टमी जो के बाद 35 years ओल्ड फीमेल थी, उसको पेरिकॉन्ड्राइटिस हो गया क्रीकॉइड्स कार्टिलेज का के अंदर ना। तो उसका क्या कॉज है ना, तो आपकी बुक पे इधर ही लिखा हुआ है 359 पेज पे कि हाई ट्रेकियोस्टमी अगर हम परफॉर्म करते हैं मींस दैट इस्टमस के ऊपर परफॉर्म करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? पेरिकॉन्ड्राइटिस हो जाता है क्रीकॉइड कार्टिलेजेस का। और इसके अलावा जो है हमारे सब ग्लॉटिक रीजन का क्या हो जाता है? स्टिनोसिस हो जाता है इसकी वजह से, तो इस वजह से हम परफॉर्म नहीं करते। तो हाई ट्रिकोस्टमी की वजह से पेरिकॉन्ड्राइटिस होता है क्रीकॉइड कार्टिलेज का, क्योंकि ऑब्वियसली वो ऊपर की तरफ है ना, इसमें के ऊपर की तरफ क्रीकॉइड कार्टिलेज ही होता है, तो वहाँ पे उसकी पेरिकॉन्ड्राइटिस होगी। फिर वो यही कह रहे हैं कि 42 years ओल्ड मेल पेशेंट है, उसको होर्सनेस ऑफ वॉइस है। तो सबसे अच्छी टेक्निक क्या है कि हम वोकल कॉर्ड्स की मूवमेंट्स को चेक करें ना, तो उसके लिए हम फ्लेक्सिबल लेरेंजियोस्कोपी यूज़ करते हैं। वो वीडियो वाली याद है, वो वीडियो वाली जो हम करते होते हैं, वीडियो सारी हम देखते हैं और वीडियो कैमरा लगा होता है उसके साथ हम देख रहे होते हैं लेरेंग्स की मूवमेंट्स को। 6 months ओल्ड गर्ल होती है, उसका जो है लेरेंजियोमलेशिया है, तो आप जो है उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या होगी? लेरेंजियोमलेशिया आपको पता है ये सुप्राग्लॉटिस रीजन में हमें नज़र आता है और हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो अब इसमें सुप्राग्लॉटिक पोर्शन में अगेन क्या होगा? इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर होगा। मोस्ट कॉमन जो ओरिजिन साइट होता है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा का, आपको पता होगा ये पैरोटिड ग्लैंड का बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है। 45 years old patient presented with a 2 months history of the right-sided upper neck swelling and right ear decreased hearing, ठीक है। 45 years old patient है, 2 महीने हो गए हैं उसको राइट अपर साइड पे अपर नेक स्वेलिंग है, ठीक है, मतलब कि ये उसकी जो है वो नेक स्वेल हुई हुई है राइट साइड की ना ऊपर करके, और राइट ईयर जो है उसमें हियरिंग जो है वो कम हुई हुई है। तो नेज़ल पॉलिप तो इस तरह की कोई नेक पे स्वेलिंग नहीं करता, साइनोसाइटिस भी ऐसी कोई स्वेलिंग नहीं करता, तो नेज़ोफरेंजियल कार्सिनोमा है। वेग सा क्वेश्चन है, लेकिन यह है कि नेज़ोफरेंजियल कार्सिनोमा में वाकई हियरिंग लॉस होती है, और उसमें ये होता है ना, हमने देखा था कि वो यूस्टेशियन ट्यूब के पास जो फॉसा ऑफ रोजन मेलर होता है वहाँ पे होता है, यूस्टेशियन ट्यूब को ब्लॉक करता है जिसकी वजह से कान में जो है वो बंद हो जाता है, ओटाइटिस हो जाता है, फ्यूजन वाला ग्लू ईयर हो जाता है, उसकी वजह से हियरिंग लॉस होती है। और साथ में इसकी करेक्टरिस्टिक चीज़ ये होती है कि सर्वाइकल नोड्स की जो है ना इन्लार्जमेंट करवाता है। मे कॉज यूस्टेशियन ट्यूब की ब्लॉकेज कौन करवाएगा? एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी। क्यों? एडिनॉइड्स वहीं पर होते हैं, तो बहुत ईजी था। टॉन्सिल्स जो होते हैं वो दूर होते हैं ना यूस्टेशियन ट्यूब से, और हाइपरट्रॉफी ऑफ लिंगुअल्स भी वो दूर होते हैं, और इनलार्ज टंग जो है वो ऐसा नहीं करवाती। जब भी एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी होगी तो आपको मैंने बताया था कि यूस्टेशियन ट्यूब किस तरह से
से वो ब्लॉक करती है। कॉमनेस्ट कॉज फॉर द ओरल अल्सरेशन जो है वो ट्रॉमा है, ठीक है। ये ट्रॉमा सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन ओरल अल्सरेशंस की जो है वो कॉज है। वैसे एफ्थल अल्सर्स भी बनते हैं, वायरल्स भी बनते हैं, मैलिग्नेंट भी होते हैं, लेकिन ट्रॉमा सबसे कॉमन है। ये आपकी 246 पेज पे भी लिखा हुआ है कि कितने ज़्यादा ट्रॉमा होते हैं। मतलब जैक टूथ हो, इल फिटिंग डेंचर्स हो, चीक बाइट हो जाती है, और पेंसिल जो है वो टूथ ब्रश लग जाता है हमें, या इस तरह से एक्सीडेंटल कोई एसिड या अल्कलीज या हॉट फ्लूइड्स हम मतलब गर्म पानी वगैरह पी लें ना, तो आपको पता है बन जाता होता है, और एस्पारीन की वजह से भी बर्न होता है। तो ये मोस्ट कॉमन चीज़ें होती रहती हैं डेली लाइफ में। नेक्स्ट आप खोल लें पेज नंबर 259, ठीक है। 259 पे मम्स लिखा हुआ है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस देखें कि ऑर्काइटिस हो सकता है, ओफ्राइटिस हो सकता है, पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस हो सकता है, यूनिलेटरल सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो सकता है, और अदर कॉम्प्लिकेशन में थायराइडाइटिस, मायोकार्डाइटिस, नेफ्राइटिस और आर्थराइटिस है, ठीक है। सो कौन सी इसमें से हमने देखना है कि यूनिलेटरल सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होती है इसमें, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं इसमें कि इन्होंने बताया हुआ है कि थायराइडाइटिस है, तो ये भी हमने देख लिया है। पेंक्रेटाइटिस भी होता है, पैलेटल पैल्सी नहीं है, ठीक है। तो इसका ए आंसर नहीं होगा, डी होगा। उसके बाद आता है, फिर आ जाए पेज नंबर 360 पर, वहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, 6th पॉइंट है आपका स्टेप्स ऑफ ऑपरेशन में, कि ट्रेकिया जो है उसको द फर्स्ट ट्रेकियल रिंग इज़ नेवर डिवाइडेड एज द पेरिकॉन्ड्राइटिस ऑफ द क्रीकॉइड कार्टिलेज विथ स्टेनोसिस कैन रिजल्ट, ठीक है। तो आपने कभी भी फर्स्ट को नहीं इंजर करना, ठीक है। सो दिस इज़ द MCQ। टॉन्सिलेक्टमी की एब्सोलूट इंडिकेशंस क्या हैं? पेज नंबर 487 पे टॉन्सिलेक्टमी की सारी इंडिकेशंस इन्होंने लिखी हुई हैं। एब्सोल्यूट में रिकरेंट इन्फेक्शंस ऑफ द थ्रोट है, पेरीटॉन्सिलर एब्सेस है, टॉन्सिलाइटिस विच कॉजेज फेब्राइल सीजर्स, हाइपरट्रॉफी ऑफ द टॉन्सिल्स विच इज हैविंग द स्लीप एपनिया, डिग्लूटिनेशन, स्पीच के साथ इंटरफेरेंस हो रही हो, सस्पेशन ऑफ मेलिग्नेंसी हो, इन सब में एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। रिलेटिव में क्या है, डिफ्थीरिया कैरियर्स हैं, स्टेफिलोकोकल कैरियर्स हैं, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस विद बैड टेस्ट है, रिकरेंट स्टेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस है। और पार्ट ऑफ अदर ऑपरेशन क्या है, पैलेटो फ्रेंजियोप्लास्टी, ग्लॉसोफ्रेंजियल न्यूरेक्टमी एंड रिमूवल ऑफ द स्टाइलर प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा इसमें से, जो कि एब्सोल्यूट इंडिकेशंस हैं वो है स्लीप एपनिया सिंड्रोम, ठीक है। और जो है ये इसका होगा इन कॉल्डवेल जो हमने देखा था ऑपरेशन, आपको पता है मैक्सिलरी साइनस में जाने के लिए भी हम कर रहे होते हैं। तो इसकी इंडिकेशंस लिखी हुई हैं 469 पे, ठीक है। और वहाँ पे इन्होंने ना लिखा हुआ है टेक्निक में, सेकंड वाले में, एलिवेशन ऑफ फ्लैप में, कि म्यूको पेरियोस्टियल फ्लैप इज़ रेज्ड फ्रॉम द केनाइन फोसा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट MCQ है कि यहाँ से हम केनाइन फोसा से एंटर करते हैं मैक्सिलरी साइनस को। कॉल्डवेल लेग ऑपरेशन में एंट्री इनटू द मैक्सिलरी साइनस इज मेड थ्रू केनाइन फोसा, ठीक है। फिर अदर नेजोफ्रेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू एडिनॉइड्स कैन लीड टू ऑल एक्सेप्ट। अब नेजोफ्रेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन है ना, एडिनॉइड्स की वजह से है, तो वो साइनोसाइटिस करवा सकता है, सीरियस ओटाइटिस मीडिया करवा सकता है, कॉर पल्मोनेल करवा सकता है, लेकिन प्रोप्टोसिस नहीं करवा सकता। एडिनॉइड्स इतने पावरफुल नहीं होते। ये नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा या इस तरह के कोई कैंसर्स हों फिर करवा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं करवा सकते। तो ऑन द पेज नंबर 275 इन्होंने लिखा हुआ है कि इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, नेज़ल डिस्चार्ज हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है, एपिस्टेक्सिस हो सकती है, वॉइस चेंज होती है, ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, मींस यूस्टेशन ट्यूब, और रिकरेंट अटैक्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया होते हैं, क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन, एडिनॉइड फेजेस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, एप्रोसेक्सिया विच इज़ लैक ऑफ कंसंट्रेशन, और ये सारा कुछ हो सकता है। और ये नहीं हो सकता, प्रोप्टोसिस नहीं हो सकता, ठीक है। जो द फॉलोइंग रीजन्स इन द ओरल कैविटी हैज़ अ मेलिग्नेंट पोटेंशियल। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो है एरिथ्रोप्लेजिया एक होता है ना, बिल्कुल अच्छा ये जो है कैंडिडियासिस तो नहीं मेलिग्नेंट पोटेंशियल रखता, ल्यूको एडिमा भी नहीं रखता, वाइट स्पॉन्जस जो स्पॉन्ज नेवस होता है ये भी नहीं करता। जब भी आपको रेड कलर की कोई इस तरह की लीजन नज़र आए, एरिथ्रोप्लेकिया, ठीक है, सो तब जो है ना आपको कंसिडर करते हैं कि ठीक है। 253 पेज पे आपके पास लिखा हुआ है एरिथ्रोप्लेकिया, कि इसमें क्या होता है, रेड कलर का पैच और प्लेग बन जाता है, ये मैंने आपको बताया भी था। और इसमें क्या होता है, मोस्ट लीजन्स जो हैं ये कार्सिनोमा इन सीटू होती हैं, और डिस्प्लेजिया होता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि मेलिग्नेंट पोटेंशियल 17 टाइम्स ज़्यादा हायर होता है एज़ कम्पेयर टू ल्यूकेमिया कह रही हूँ, ल्यूकोप्लेकिया,
ठीक है, ल्यूकोप्लेकिया से ज़्यादा पोटेंशियल होता है इसका। और ल्यूकोप्लेकिया का कितना पोटेंशियल था ये भी एमसीक्यू में आता होता है, 1 to 17.5%, और इसका 17 टाइम्स ज़्यादा हायर होता है। ठीक है, फिर ओरल मैनिफेस्टेशन जो HIV की होती है वो क्या होती है? देखिए HIV क्या है, एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है ना, तो उसमें फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, हेयरी ल्यूकोप्लेकिया भी होता है इसमें, और रिकरेंट एफ्थस अल्सर्स भी बनते हैं। एफ्थस अल्सर्स बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेस बनते हैं ना, और इस वजह से। लेकिन ये जो बकल स्ट्राया फॉर्मिंग द लेसिंग पैटर्न ये नहीं होता इसमें। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका इसका आंसर। फिर आ जाता है 53 के मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेलानोमा क्या होती है? तो ये पेज नंबर 258 पे लिखा हुआ है मेलानोमा, कि मेलानोमा जो होता है ये ज़्यादातर पैलेट और जिंजाइवा पे इसकी मोस्ट कॉमन साइट्स होती हैं। ठीक है, हाँ, हमारा जो ऊपर वाला पैलेट है और जिंजाइवा उधर क्या है, मेलानोमा बनता है। ठीक है, उसके बाद आता है, तो अब देखें कि लिंगुअल टॉन्सिल्स हैं यहाँ पर, और वेलेट सर्कम वेलेट पिपिले होते हैं यहाँ पे करके। ठीक है, फंजीफॉर्म पिपिले होते हैं, फिलीफॉर्म पिपिले होते हैं, और फॉलिएट पिपिले होते हैं। ये सारे होते हैं ना, सर्कम वेलेट, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, फॉलिएट। अब जो होते हैं ना टेस्ट बर्ड्स, वो फिलीफॉर्म पिपिले पे नहीं होते। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से याद किया, फिलीफॉर्म आर नॉट फिल्ड विद टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, इस तरह से करके, तो ये याद कर लें इस तरह से। तो बाकी हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।